Good morning, students. Welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Hindi teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 4, दादा की कहानी, दादा की ज़बानी, क्लास 7th. आज हम हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 4, दादा की कहानी, दादा की ज़बानी पढ़ेंगे. तो चैप्टर पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कहानी किसने लिखी थी. इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर शशि पिरभा श्रीवास्तव. इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ. शशि पिरभा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा बागेश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कहानी पढ़ने से पहले कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं. जीवन सुख दुख का चक्र है. ज़िंदगी में खुशी और गम लगे रहते हैं. यही चिर सत्य है. यही बात सच है. फ़र्क सिर्फ इस बात का है, अनुकूल समय में व्यक्ति को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती. अच्छे समय में इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है तो इस बारे में नहीं सोचता है कि मेरे ऊपर ख़राब परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं. जब व्यक्ति के समक्ष विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वो धैर्य खो बैठता है, और जब इंसान के सामने कठिन हालात आते हैं तो वह धैर्य खो देता है और चिंता का रवैये मूड हो जाता है. गलत संगतियों के प्रभाव उस पर हावी होने लगते हैं. गलत सोहबत साथियों के जो प्रभाव हैं उस पर हावी होने लगते हैं और वो कुसंगति का शिकार हो जाता है. वो बीमारियों बुराइयों का शिकार हो जाता है जो दिनों दिन उसे अवनति की ओर ले जाती है. लेकिन कहा गया है कि सुधरने की कोई उम्र नहीं होती, कि इंसान किसी भी उम्र में सुधर सकता है. विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने कुमार को त्याग कर सम्मान को अपनाया और लोगों का मार्गदर्शन किया है. विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कठिन परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी इतिहास में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते को अपनाया है और लोगों का मार्गदर्शन किया है. तो कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. रीमा: दादाजी कहानी सुनाइए. दादाजी: क्यों स्कूल का काम नहीं करना है? रमेश: परीक्षा खत्म, आज हम आपसे कहानी सुनेंगे, ठीक? दादाजी: बिल्कुल ठीक. एक थी मीना, एक था राजकुमार. रमेश: ना ना ना, हमें ये कहानी नहीं सुननी. राजा रानी की कहानी अच्छी नहीं लगती. अच्छी सच्ची सी कहानी सुनाइए ना. दादाजी: अच्छा, आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची तो है ही, साथ ही अच्छे आदमी की भी है, बुरे की भी, एक बच्चे, जवान और बूढ़े की भी. रमेश: बस बस, अब सुना ही डालिए. दादाजी: बहुत दिनों की बात है, दूर गंगा के किनारे एक गांव था. गांव में एक सुखी यानी कि खुशहाल परिवार था. परिवार में एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था. ये कहानी उसी लड़के की है. रीमा: लड़के का क्या नाम था? दादाजी: मान लो रामू था. वे बड़ों का कहना भी मानता और शैतानियाँ भी करता, पढ़ता भी था और कोयलों को चिढ़ाना भी उसे अच्छा लगता था. रीमा: कू. रमेश: चुप कर, कहानी सुनने दे. हाँ फिर? दादाजी: तब गांव में ये टीवी, सिनेमा तो क्या रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए गांव के लोग नाटक मंडलियों के इंतज़ार में रहा करते थे. फिर रामलीला मंडलियों का तो कहना ही क्या. बस दशहरे के 10-15 दिन पहले मंडलियाँ गांव-गांव में डेरा डाल देती और गांव वाले उनको ऐसी आवभगत करते कि कुछ पूछो ही मत. थोड़ी देर चुप्पी हो जाने के बाद रीमा: फिर? दादाजी: दशहरे के कुछ ही दिन बाकी थे. हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी. सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे. मवेशी अपने घरों को लौट रहे थे. अभी दिया बाती जला नहीं था कि गांव में रामलीला मंडली आ पहुंची. बच्चे बेमतलब उछल कूद करने लगे और गांव वाले मंडली के रहने बसने के प्रबंध में लग गए. रीमा: कौन सा गांव? वही रामू के गांव में. रमेश: चुप रीमा, बीच में मत बोल. दादाजी: हाँ बेटी, रामू के गांव में ही मंडली उतरी. सभी खुश थे, लेकिन. रमेश: लेकिन क्या? दादाजी: वही तो बता रहा हूँ. दूसरे दिन सवेरे राम का पाठ करने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिरकर टांग तोड़ ली. रीमा: बाप रे, फिर? दादाजी: गांव में उदासी छा गई. राम के बिना तो नाटक जमता नहीं, और टूटी टांग वाला लड़का भला क्या राम बनता. रीमा: उसे रावण से लड़ना भी तो था. दादाजी: यही तो. मंडली के मालिक महंत जी बड़ी चिंता में परेशानी में पड़ गए. फिर सोचा क्यों ना गांव के ही किसी लड़के को चुन लूं. गांव में घूम घूम कर देख सुनकर उन्होंने राम के लिए रामू को चुन लिया. लड़का बुद्धिमान तो था ही. राम का पाठ उसने इतने सुंदर ढंग से किया, क्या बताऊं. राम वनवास के समय तो औरतें आंखों पर आंचल रखकर यानी कि दुपट्टा रखकर रोने लगी.
यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गईं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। थोड़ी देर चुप्पी होने के बाद रमेश, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी, फिर कुछ नहीं, कहानी खत्म। रमेश, नहीं नहीं, ये तो अधूरी कहानी है, ये केवल। रीमा, सुनाइए ना। दादाजी, कहानी तो सचमुच अधूरी है। फिर उन प्यारे से बच्चों के परिवार पर दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक, बच्चों का पिता, भगवान को प्यारा हो गया। मेहनत नहीं तो धन नहीं। अब कौन करे मेहनत? बेचारी माँ, अकेली औरत क्या करे? बड़े लड़के को स्कूल से निकालकर खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक ही जाती रही, यानी कि घर की जो रौनक थी वो ख़त्म हो गई। रमेश और छोटा लड़का रामू, दादाजी सोच में डूबे हुए। जैसा कि होता है नियंत्रण के अभाव में इस कमी में, नियंत्रण कंट्रोल सीमा के, यानी कि जब घर का बड़ा नहीं रहा तो उसके नियंत्रण के अभाव में, उसकी कंट्रोल की कमी की वजह से वो आवारा निकल गया। न पढ़ना, न लिखना, न काम, न धाम, चटोरा, झूठा और चोर बन गया। उम्र के साथ ही दुर्गुण भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी बुराइयां बढ़ती गईं और जवान होते होते वो पूरा शराबी बन गया। रीमा, अच्छा दादाजी, वे सब कुछ भूल गया? यहाँ तक कि बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना भी भूल गया? गांव का जीवन पहले सा ही चलता रहा। किसे परवाह थी कि वो मुड़कर धूल में मिलते उस घर को देखे, संभाले। ऐसे ही दुख मुसीबत में उस परिवार ने कई साल काटे। एक बार फिर गांव में आटे की रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी, एक हादसा हुआ। जब गांव में रामलीला मंडली आई तो उनके साथ एक हादसा हुआ। ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। जिस दिन सीता का स्वयंवर होना था, उसी दिन रावण का जो किरदार करने वाला व्यक्ति था, वो मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वे घूम रहा था कि उसने एक जगह लोगों को जमघट देखा। वहाँ ताड़ी खाने का मालिक एक हट्टे कट्टे, गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकानदार के पैसे बाकी हैं और वे आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़ाया, उसे अपने संग ले आया, अपने साथ ले आया, समझाया, बुझाया, इस बात पर राज़ी कर लिया कि वे उसकी मंडली में रावण का पाठ करेगा। उसे इस बात पर भी राज़ी कर लिया कि जब तक वे मंडली में हैं, दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। बदले में वो उसका उधार चुका देगा और ऊपर से भी पैसे दे देगा। उसने कहा उस लड़के से कि जब तक तुम रावण का पाठ करोगे, मंडली में रहोगे, तब तक शराब नहीं पियोगे। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा। रमेश, फिर? दादाजी, रामलीला हुई और जमकर हुई। बिखरे लंबे गंदे उलझे बालों और लाल डरावनी आंखों वाले रावण ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते दशहरा बीत गया। रावण अपनी सारी बुराइयों के साथ जल मरा। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दादाजी, मंडली अपना सामान समेटने लगी। इसी समय एक बड़ा मज़ेदार नाटक हुआ। रीमा, नाटक हुआ? नाटक स्टार्ट होता है। बाहर कुछ शोर होता है, जैसे कोई जबरन अंदर आना चाहता है। हटो, मुझे जाने दो। बाहर से ऐसी शोर की आवाज़ आ रही है जैसे कोई ज़बरदस्ती अंदर आना चाहता है। वो कहता है, हटो, मुझे जाने दो। महंत, अरे तुम आओ 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 बेटा, बैठो। लड़का, मैं बैठने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपका उपदेश सुनने आया हूँ। उपदेश मीन्स आपकी बातें सुनने आया हूँ। निकालो मेरे पैसे। 15 दिनों तक बंद करके रख दिया। महंत, अभी तो सवेरा ही हुआ है, क्या अभी से देखो तुम्हारी माँ। लड़का बीच में ही दहाड़कर, आपसे मतलब मैं कुछ भी करूँ? और वह बुढ़िया क्या मेरी शिकायत करने आई थी? मेरे सब पैसे दो और अभी दो। महंत, वह तो दूंगा ही, और सुनो, तुम्हारी माँ को शिकायत करने नहीं आई थी, वे तो तुम्हारी पूजा करती है, पूजा। लड़का ज़ोर से हंसता है, मैं निखट्टू, मेरी पूजा करती है? महंत, अपने ठाकुर झांकी में राम की जो फ़ोटो लगा रखी है दीदी ने, जिसे वो छाती से लगा लगा कर रोती और बात करती है, वे तुम्हारी ही तो है। लड़का, मेरी फ़ोटो ठाकुर झांकी में? महंत, हाँ, 10-12 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तब तुम्ही ने राम का पाठ किया था। याद है कितने अच्छे लड़के थे तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? लड़का,
तो वो आप ठाकुर झांकी में लगी फ़ोटो मेरी है? मेरी फ़ोटो को माँ महंत, हाँ मैं वही तुम्हारा पुराना महंत हूँ और वह फ़ोटो खिंचवा कर मैंने ही दी थी। इस सप्ताह वो खामोश हो जाता है कुछ देर के लिए। लड़का, मैं सच कहता हूँ काका, मैं सब बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ क्या फ़ायदा, कौन प्यार करेगा मुझे, किसे ज़रूरत है मेरी। महंत, क्यों, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है पैसों के लिए? यदि मिस अगर तुम 15 दिन पीना छोड़ सकते हो तो क्या माँ के लिए जीवन भर नहीं छोड़ सकते? लड़का, छोड़ सकता हूँ। महंत, तो जाओ जाकर माँ से क्षमा मांगो और नया जीवन शुरू करो। तो जाओ जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगो और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। जाने का स्वर और किसी से टकराने का स्वर। स्त्री, राम राम। हाय राम, मार डाला। अरे तू यहाँ भी पहुँच गया, मार के ही दम लेगा क्या? महंत, कौन है? अरे दीदी हैं क्या? आइए आइए बैठिए। स्त्री, बैठने की फुर्सत नहीं है भैया, सुना है आज आप जा रहे हैं। यदि आप। महंत, बोली दीदी क्या बात है? स्त्री, बहू बीमार है, उसे बड़े अस्पताल दिखाना है। लड़के को खेती किसानी से फुर्सत नहीं मिलती। आप तो शहर ही के होकर जाएंगे, हमें अस्पताल के सामने उतार देना। महंत, उतार ही क्यों दूंगा, हमें तो वहाँ एक दिन रुकना है। अस्पताल में ही गाड़ी रोक लूँगा, जो ज़रूरत होगी मदद करूँगा, ये आपका रामू भी साथ रहेगा। स्त्री, अरे ये किस काम का? महंत, नहीं दीदी, इसने 15 दिनों से एक बूंद नहीं पी और आगे भी। अरे राम, देखता क्या है, माँ के पैरों पर गिरकर क्षमा मांग। महंत कहते हैं कि क्या देख रहा है, अपनी माँ के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांग। महंत, जाओ दीदी चलने की तैयारी करो, धूप चढ़ने से पहले ही निकल चलें। लड़का, काका शहर में आपके साथ ही रहूँगा। महंत, अरे नहीं रे, मैं तो रमता जोगी हूँ, तेरी ज़रूरत तो तेरे परिवार को है। इस सुंदर सबल शरीर को मेहनत में लगा, अपनी बंजर पड़ी ज़मीनों को संभाल। किसान तो दूसरा ब्रह्मा है, अपनी माँ और धरती दोनों का लाडला बन। लड़का, काका। महंत, देख मैं एक वादा करता हूँ, यदि इधर फिर फेरा लगा सका तो तुझे मुनि वशिष्ठ का पाठ दूंगा, तो अपने को इस लायक बना। तो रमेश व रीमा, और फिर क्या हुआ दादाजी? लड़के ने महंत जी की बात गांठ बांध ली। उसने अपने को संभालने में कठिनाई तो हुई, उसे अपने आप को संभालने में, अपने आप को सुधारने में मुश्किल तो हुई, मगर उसने अपने को घर द्वार के कामों में जोत दिया। यानी कि वो घर के काम करने लगा और सारे अपने माँ के काम करने लगा, खेती की, पढ़ाई भी की। तुम तो जानते ही हो, जब सोती हुई ताकत जग जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। जब हमारी जो मेहनत है, जो हमारी ताकत है, अगर वो सो रही है, अगर हम उसे जगा दें तो इंसान फिर थकता नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। कहानी ख़त्म, पैसा हज़म। रमेश, दादाजी ऐसे लोग होते हैं क्या? दादाजी, तुम्हें शंका क्यों हो रही है? शंका मिस, तुम्हें शंका या क्यों हो रही है? शंका का माने क्या होता है? शंका का मायने होते हैं शक। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये तुम्हारे इसी दादा की कहानी है। जी माँ, आपकी? रमेश, हो नहीं सकता, आप भला कभी शराब? दादाजी, ये सच है बेटे, ये सच है। संगत ही तो असली चीज़ है, संगत सोहबत ही तो असली चीज़ है, जो बुरा भी बनाती है भला भी। संगत यानी कि सोहबत इंसान को अच्छा भी बुराती है और बुरा भी बनाती है। रमेश, अच्छा तो अब समझा, आप गांव छोड़कर हमारे पास क्यों नहीं आते? आप महंत काका के इंतज़ार में हैं, आपको मुनि वशिष्ठ का पाठ करना है। स्त्री स्वर, बच्चों को अच्छी बातें सिखाने वाले तुम्हारे दादाजी तो साक्षात वशिष्ठ हैं। रमेश, अरे माँ, तुम तो आज से हम दादाजी को वशिष्ठ जी कहेंगे, ठीक है? तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये जो आपकी स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों बताएं, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर हम अच्छी सोहबत में रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी, और अगर हम बुरी सोहबत में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराई आएगी। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी सोहबत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छे लोगों से बातचीत करनी चाहिए और अच्छे ही लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। बुरे दोस्तों में रहकर हमारे अंदर बुराई हो जाती है और लोग हमसे नफ़रत और घृणा करने लगते हैं। तो आई होप कि आपके चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।